नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में DPIIT के द्वारा डेटा रिलीज किया गया है। DPIIT बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एंड गोइंग पर द डेटा जो इंडिया है उसने फाइनेंशियल ईयर 21 में यानी कि 2020-2021 का जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसमें हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वी हैव अट्रैक्टेड अ रिकॉर्ड FDI इन फाइनेंशियल ईयर 2021 डिस्पाइट कोविड-19 पैंडेमिक। और मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ये इनफैक्ट बहुत सारी कोशिशों के बाद हुआ है, क्योंकि जब से कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुई थी, अगर आप याद कीजिए, अप्रैल के महीने से ही हमारी केंद्रीय सरकार और अन्य कई सारी राज्य सरकारें थी जो कि इसके लिए कोशिश कर रही थी और फाइनली उनको उनके एफर्ट्स का एक फल मिल रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो कारण रहे हैं जिसकी वजह से भारत को ये इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड FDI मिली है। ऑल्सो बात करेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें कि ये रिकॉर्ड FDI हमें देखने को मिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। राइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेटेस्ट डेटा बाय DPIIT हैज़ बीन रिलीज्ड। और ये वाला जो डेटा है, अभी आपको मालूम होगा वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, तो DPIIT ने डेटा रिलीज किया है अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2020-21 तक का डेटा। एज पर दिस डेटा हमारी जो FDI का इनफ्लो है वो ग्रो करा है लगभग 40% तक टू $51.4 बिलियन। यानी कि पिछले साल के अगर हम 9 महीनों को देखेंगे तो पिछले साल 2019-20 में अप्रैल दिसंबर के बीच में जो इनफ्लो आया था उसके संदर्भ में आज हमारा जो इनफ्लो है वो 40% से बढ़ चुका है। बताना चाहूँगा, इंडिया में रिकॉर्ड FDI इसके पहले आई थी सन 2015 में। उस टाइम पे भारत में सरकार परिवर्तन हुआ था एंड उस टाइम पर जो रिकॉर्ड FDI हमने अट्रैक्ट करी थी दैट वाज $63 बिलियन। उसके बाद हमारा जो FDI के इन्फ्लोज थे वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने दिखाए हैं कुल मिला के टॉप वो 5 कंट्रीज़ हैं जिससे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम FDI इंडिया अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे, सभी बार्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 17, 18, 19, 20 तक ये वाले जो 4 साल थे, ठीक है, ये वाले जो यहाँ पर आपके 3 साल खत्म हुए थे, यहाँ पर जो FDIs थी वो मोर और लेस सेम रह रही थी या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन जब आप इस साल में देखते हैं टोटल FDI रिलीज्ड इन अप्रैल दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 21, तो जितनी FDI इस बार इंडिया ने अट्रैक्ट करी है इसका जो सम है ये बहुत ही ज़्यादा है अगर हम पिछले 3 सालों के संदर्भ में इसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बार जो आप देख पा रहे हैं दैट इज़ दिस इज़ द बार ऑफ USA से हमने बहुत ज़्यादा FDI को अट्रैक्ट किया है। दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। अब समझ लेते हैं इसके पीछे के कारण क्या हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके पीछे के 2 कारण हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कारण 2 लिखे हुए हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये वाला इसका कारण है और ये इसका इफेक्ट है। दोनों को समझेंगे वन बाय वन। बेसिकली पहला कारण ये कहता है कि US कंपनीज की ने यहाँ पर भारत में बहुत सारे फंड्स को चैनलाइज किया है, यानी कि US की कंपनीज ने बहुत ज़्यादा फंड्स को भारत में निवेश किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये कहता है कि जब से कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से भारत कोशिश कर रही थी कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, उनको हम किस तरीके से सीज कर सकते हैं और किस तरीके से चाइना को यहाँ से शट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम दूसरे कारण की बात कर लेते हैं और इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द मूवमेंट कोविड-19 स्टार्टेड। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कई बार अपनी कई सारी स्पीचेस में इसको कहा कि इंडिया नीड्स टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ इन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मोदी पोजिशंस इंडिया एज ऑल्टरनेटिव टू चाइना इन ग्लोबल सप्लाई चेन। इनके टाइम स्टैम्प से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सितंबर का टाइम स्टैम्प है, ये दिसंबर का टाइम स्टैम्प है। और उसके बाद जस्ट हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बहुत ही बड़ी बैठक हुई थी उसमें भी PM मोदी ने सेम चीज़ कही, इंडिया हैज़ कैपेबिलिटी टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल सप्लाई चेन। और ये चीज़ जस्ट अभी 1.5 महीने पहले की बात है, 28 जनवरी को ये चीज़ कही गई थी। जिस टाइम पर दुनिया भर के देश चाइना को एक तरीके से ब्लेम कर रहे थे कोविड-19 के लिए, इंडिया वाज एक्चुअली बिजी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द FDI और ये कोशिश कर रहे थे कि जितने भी यहाँ पर चाइना में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वहाँ से निकल के भारत में आ सकें और भारत उस टाइम पे अपनी मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा
ऐसा कह सकते हैं लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम है, हम आपको कई सारे इंसेंटिव्स दे सकते हैं वगैरह वगैरह। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ केवल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं बल्कि और भी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा करी गई थी। यहाँ पे प्रमुख रूप से नाम लेना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का, जिसने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, एंड यूपी में कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि आज की डेट में निवेश कर भी रही हैं। आप यहाँ पे कुछ और न्यूज़ कटिंग्स को देख सकते हैं जो कि दिखाता है किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज, गारमेंट कंपनीज शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। उसके बाद एक और यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं 24 कंपनीज प्लान टू शिफ्ट प्रोडक्शन यूनिट्स टू इंडिया। ये भी एक चाइना के लिए बड़ा ब्लो था। इनफैक्ट जो हमारी इंडियन एम्बेसी है बीजिंग में, वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, वहाँ पर जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, उन्होंने भी वहाँ पर कई सारी जो विदेशी कंपनियां हैं, कई सारी जो पश्चिमी कंपनियां हैं, उनके लोगों से बातचीत करी कि हम आपको भारत में आने के लिए क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये सारी की सारी कोशिशें जो कि हमारे आईएफएस ऑफिसर्स कर रहे थे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही थी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स कर रही थी, उसके चलते ये सारी की सारी कोशिशें फाइनली रंग लाई हैं कि भारत में अब हमें बहुत ज़्यादा एफडीआई देखने को मिली है। और अगर आप देखें सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे रहा है यूएसए का। आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज एन इफेक्ट ऑफ द सेकंड कॉज। यहाँ पर यूएसए जो कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें सन 2000 से लेकर अभी तक यूएसए वाज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, लेकिन अब सडनली बिकॉज ऑफ 2020-2021 यूएसए जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, दैट इज बिहाइंड मॉरिशस एंड सिंगापुर। तो यूएसए काफ़ी ऊपर आ चुका है और मैक्सिमम फंड्स भारत में यूएसए ही आ रहे हैं। अगर बात करें कौन से वो क्षेत्र हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो को अट्रैक्ट किया है, तो आपके सामने है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला क्षेत्र है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें 24.3 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई आई है। अगेन ये पहले 9 महीनों का डेटा है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर इज 7.1 बिलियन डॉलर अटेन करने वाला जो आपका कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है। सर्विसेज का सेक्टर जो कि अक्सर नंबर 2 पे रहता है, वो इस बार नंबर 3 पे आ चुका है एंड इट हैड अट्रैक्टेड ओनली 3.8 बिलियन डॉलर्स एफडीआई। आपको बताना चाहूंगा पिछले साल की अगर बात करें यानी कि 2019-20 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पर कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जो एफडीआई आई थी दैट वाज ओनली 2 बिलियन डॉलर्स। और अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करें तो इसमें जो एफडीआई आई थी दैट वाज ओनली 6 बिलियन डॉलर्स। यानी कि यहाँ पर आपको 4 गुना का इजाफा देखने को मिला है और यहाँ पर आपको लगभग 3.5 गुना का इजाफा देखने को मिला है। और ये हैरानी वाली बात क्यों है इसके बारे में बात भी करेंगे। देखिए, देयर वाज अ 4 टाइम्स जंप इन इन्वेस्टमेंट्स इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर सेक्टर। ये हैरानी वाली बात इसलिए बन जाती है क्योंकि जब पैंडेमिक स्टार्ट हुई थी उसके बाद आपको मालूम होगा देशव्यापी लॉकडाउन के चलते मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एकदम ब्रेक लग चुकी थी। लगभग 2 महीने तक कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही थी। उसके बावजूद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इतना निवेश देखने को मिला है। इसके पीछे के कारण को भी समझ लेते हैं। इसका कारण काफ़ी सिंपल है। भारत ने रिलीज़ करी थी अपनी लैंडमार्क PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और शुरुआती दिनों में भारत ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली इसको रिलीज़ किया था। 1 अप्रैल 2020 को एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2020 और ये वाली PLI स्कीम शुरू करी गई थी मोबाइल फ़ोन्स के लिए, उनके कंपोनेंट्स के लिए, IT हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसकी वजह से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट इसमें इतने ज़्यादा प्रपोजल आए थे, आप यहाँ पे इस न्यूज़ को देख सकते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने इसको बताया था कि भारत में PLI स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो प्रपोजल्स आए थे दे वर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 लाख करोड़। सच अ ह्यूज एंड सच अ मैसिव अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन क्योंकि हमें कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे चूज़ करना था तो अल्टीमेटली हमने कुछ कुछ कंपनीज को यहाँ पे आना अलाउ किया। इनफैक्ट PLI स्कीम इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही कि सेंटर ने आगे जाके ये भी घोषणा करी कि हम इस स्कीम को लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, इवन टीवीज़ के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट आपके सामने है। बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज, जानी मानी कंपनीज विच इंक्लूड सैमसंग, विच इंक्लूड एप्पल, जो कि अभी तक भारत में निर्माण नहीं कर रही थी, वो भी अब भारत में अपनी फैक्ट्रियों को खोल रही हैं। सैमसंग आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट वॉच की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शुरू करना चाहती है और एप्पल जो है वो ऑलरेडी एप्पल iPhone 12 को भारत में मैन्युफैक्चर करने लग चुकी है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द PLI स्कीम, जिसका आगे जाके रिजल्ट है कि भारत में इतनी ज़्यादा FDI सडनली आ रही है। इनफैक्ट इसका जो फ़ायदा है वो केवल और केवल हमारी FDI के लिए नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रोज़गार भी क्रिएट हुआ है। जस्ट पिछले महीने की बात है, IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने डेटा अनाउंस किया था कि इस PLI स्कीम की वजह से भारत में लगभग 22,500 जॉब्स क्रिएट हुई हैं और साथ ही में हमारी GDP में बहुत इजाफा देखने को मिला है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 35,000 रुपीज़।
ठीक है, ये 35,000 करोड़ आएगा एक्चुअली, सॉरी इसमें करोड़ मिसिंग है, 35,000 करोड़ का जो वर्थ ऑफ गुड्स है दिस इज नाउ बीइंग प्रोड्यूस, जो कि डायरेक्टली हमारे सकल घरेलू उत्पाद में एक तरीके से इजाफा कर रहा है। तो तीनों चीज़ों में आप देख सकते हैं, जीडीपी हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, तीनों चीज़ों में हमें फ़ायदा देखने को मिला है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द पीएलआई स्कीम, जिसकी वजह से हमारी एफडीआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लास्टली आपको बताना चाहूँगा कौन सी स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट किया है। तो नंबर 1 पे आती है गुजरात, नंबर 2 पे आती है महाराष्ट्र एंड नंबर 3 पे आती है कर्नाटका। इनफैक्ट ये भी बताना चाहूँगा पिछले 3-4 साल से नंबर 1 to 3 स्टेट्स ऑलमोस्ट यही 3 रहती हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे स्टेट्स आज भी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका ही हैं। इसी नोट पे वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव, जिसमें आपको हिस्सा लेना ही लेना है। 21 मार्च यानी कि कल के दिन सुबह 11 बजे ये कॉम्बैट चालू हो जाता है, जिसमें कि आपको हिस्सा लेने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करना होगा, अनि यूपीएससी। जो लोग यूपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, बिकॉज अब एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुका है। इसके अलावा यूपीएससी, सीएससी, जीएस के तैयारी के लिए आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स, जिसके माध्यम से आप घर बैठकर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा डेली लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज पेश किए गए हैं। सबसे पहला कोर्स है प्लस कोर्स, दूसरा कोर्स है आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनल मेंटरिंग भी प्रोवाइड की जाती है और आप मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आप सीरियस हैं यूपीएससी के लिए, मेरी सलाह माने तो 1 साल का कोर्स आपको खरीदना चाहिए, और ये आपका जो 1 साल का कोर्स है ये आपको 49,500 की जगह 44,500 में मिल जाएगा, अगर आप अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो। सिमिलरली आइकॉनिक कोर्स में भी अगर आप 1 साल का कोर्स खरीदते हैं तो ये भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड अनि यूपीएससी। यदि आप किसी अतिरिक्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवेज या स्टेट पीसीएस, तब भी आप ये वाले कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन प्राइसेस की जगह आप इन प्राइसेस में कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी से आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।